ने चैप्टर 5 तक देख लिया था, है ना। चैप्टर 6 है, वो है लेखा और संप्रेक्षा। ये वैसे सिलेबस में नहीं है अपने। 90 से लेकर 100 नंबर की धारा तक क्वेश्चन चांस कम है पूछने का, लेकिन फिर भी ये वर्ड है लेखा, संप्रेक्षा, कहीं पर भी वर्ड यूज हो या कोई ऐसी बात आए या कोई इनमें इंपॉर्टेंट धारा है वो पता होनी चाहिए, और इनका एक पूरा जो एसओपी होती है वो पता होनी चाहिए, वे किस तरीके से काम करता है सिस्टम अंदर। ठीक है ना। तो एक बार आप मोटा मोटी इसको समझ लो, मैं जस्ट इसकी रीडिंग इसको रीड करूंगा बिल्कुल, तो आप एक बार, है ना, समझ लेना भाई किस तरीके से काम करता है। अब देखो इसमें जितना भी मैटर, पहले हमेशा अकाउंट बनता है, लेखा बनता है। लेखा होने के बाद में ही उसकी ऑडिट होगी। जितना भी लेखा जो आपने काम किया, काम करने के बाद में उसकी ऑडिट होती है, जिसको बोलते हैं संप्रेक्षा। और वो एक संप्रेक्षक आता है और उसकी पूरी वो तहकीकात करता है, और उसके बाद में वो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है भाई इन्होंने ये काम गलत किया, सही किया, जो भी किया। जैसे एक बार इसको ऐसे समझ लो, पहले सीएमओ पूरा अकाउंट देखेगा, फिर वो वित्त समिति को भेजेगा, फिर उसका जो ऑडिटर आएगा वो उसको देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, पूरी चेक करेगा, फिर वो नगर पालिका को, जो इनकी मीटिंग वगैरह होती है साधारण बैठक, उसमें जाकर के बोल देगा भाई इन्होंने, इनका काम ओके है या यहाँ यहाँ त्रुटि है, जो भी है। नगर पालिका उसको सही करेगी, फिर फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देगी। ऐसा कुछ ऐसी सिस्टम पूरी 10 धाराओं में। अब इसको आप समझ लो, टेक्निकल अधिकारी इसमें अकाउंट तक है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, जिनकी हेल्प करने के लिए वहां पर जैसे डब्ल्यू टाइप के, या जैसे कोई ये जूनियर अकाउंटेंट का अधिकारी होता है जो इसमें इनकी हेल्प करता है। ठीक है ना। ऑडिट के लिए कोई दूसरा अधिकारी आ सकता है, जो भी राज्य सरकार साइन करे या नगर पालिका साइन करे। ठीक। 90 नंबर की धारा में क्या लिखा हुआ है, लेखाओं का संचालन, मतलब लेखाओं का मेंटेनेंस कैसे होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिकाओं की प्राप्तियां, पैसा आने वाला, व्यय के लेखे के ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, तैयार और संधारित करेगा। कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नॉर्मल सी बात है। 91 नंबर की धारा में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका लेखा निर्देशिका, जो मैनुअल है नगर पालिका का, वो तैयार किया जाना। राज्य सरकार नगर पालिका लेखा निर्देशिका के नाम से जाने जाने वाली एक निर्देशिका तैयार करेगा। कौन करेगा, राज्य सरकार तैयार करेगा इन सभी नगर पालिकाओं के लिए, कि किस टाइप से वो मैनुअल उनका बनेगा, जिसमें नगर पालिका से संबंधित समस्त वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात लिखी है। 92 नंबर की धारा में क्या लिखा है, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है, तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट, मुख्य नगर पालिका, इसमें सारी चीजें आ जाएगी, कितना पैसा आया, कितना पैसा मतलब दायित्व है, वो दायित्व है, एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, सारी चीजों का पूरा रिपोर्ट मुख्य नगर पालिका तैयार करेगा, और तैयार करके नगर पालिका के समक्ष रखेगा भाई आपने ये काम किया है। ठीक। जो भी गलतियां होती है वो सारी जिम्मेदारी मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति, यानी कि 31 मार्च को खत्म होता है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 मास के भीतर भीतर एक वित्तीय विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय मतलब 1 अप्रैल के पहले पहले 3 महीने पहले पहले वो उसको रिपोर्ट को तैयार करेगा, दोनों काम करेगा। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगर पालिका के लेखाओं के संबंध में आय व्यय का लेखा, प्राप्तियां और संदाय का लेखा हो, और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगर पालिका की आस्ति एसेट्स और लाइबिलिटी का एक बैलेंस शीट तैयार करेगा। वित्तीय विवरण और तुलन पत्र का प्रारूप और रीति, जिनमें वित्तीय विवरण और तुलन पत्र तैयार किया जाएगा, ऐसे होंगे जो विहित की जाए, जो जो राज्य सरकार बोलेगी आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इस टाइप से आपका ये प्रारूप होना चाहिए, उसमें वो बनाएगा। ठीक। सर्वे सर्वा कौन है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये 3 महीने वाला टाइम आप मोटा मोटी याद रख लेना कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 3 माह के भीतर भीतर ये काम करेगा। 93 नंबर की धारा में क्या लिखा है, वो वित्तीय विवरण की बात आ गई। वित्तीय विवरण में क्या क्या चीजें आती है, जैसे लाभ आने का सिस्टम हो गया, बैलेंस शीट की बात होगी, नकदी प्रवाह विवरण, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पैसे का जो भी मैटर है, सारा वो पूरा विवरण तैयार करेगा मुख्य नगर पालिका। वित्तीय विवरण और तुलन पत्र का लेखा संप्रेक्षक को प्रस्तुत किया जाना। संप्रेक्षक कौन, जो भी ऑडिट वो रिपोर्ट चेक करने आए, जितने भी अकाउंट बना, पहले अकाउंट बनेगा उसके बाद में उसकी ऑडिट होगी। वित्तीय विवरण और तुलन पत्र सीएमओ द्वारा वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो उनकी परीक्षा करने के पश्चात, पहले सीएमओ ने तैयार किया, उसने भेजा वित्त समिति को, वित्त समिति ने उनकी परीक्षा करने के पश्चात उन्हें अंगीकार करेगी और उन्हें संप्रेक्षक को प्रेषित करेगी, भाई अब आप चेक करो इसको, हमारी तरफ से ओके है काम। अब आप इसमें जो भी गलती निकालो, वो डायरेक्ट राज्य सरकार को भी बोल सकता है भाई इन्होंने ये गलतियां की है, या वो उनको त्रुटि सुधार करने के लिए वापस सीएमओ को या वित्त समिति को बोलेगा, बाद में वो नगर पालिका में उसको रखवाएंगे। इस टाइप से समझ लो ये। लेखाओं की संप्रेक्षा, वित्तीय विवरण और तुलन पत्र में यथा अंतर्विष्ट नगर पालिका लेखाओं की परीक्षा और संप्रेक्षा स्थानीय निधि संप्रेक्षा की संप्रेक्षकों द्वारा, जो 1954 का अधिनियम है, जो आपने धारा 2 में पढ़ा था कि संप्रेक्षक कौन होगा, जो राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा 1954 का जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो संप्रेक्षक होगा, ऑडिट जो चेक करने वाला होगा, ऑडिट रिपोर्ट को, उसको संप्रेक्षक बोलेंगे। और वो
इस अधिनियम के तहत जितनी बातें हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसकी संपरीक्षा करेगा। नॉर्मल सी बात है, ये एक्ट पता होना चाहिए, 1954 में आया था। उसमें कोई अधिकारी होता है जो इसकी चेक करता है अकाउंट्स को। ठीक, ये लिखा है 94 की धारा में। 95 में क्या लिखा है, बात सॉरी 95 क्या ये इसका उपधारा 2, भारत का नियंत्रक माल्य का परीक्षक, ये 2011 में इसको हटा दिया इन 4-5 वर्डों को राज्य सरकार के अनुरोध पर। मतलब खुद भारत का नियंत्रक माल्य का परीक्षक नगर पालिकाओं के लेखाओं के उचित संधारण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवा सकेगा। ठीक, भाई कोई भी टेक्निकल है, किस टाइप से आपको अकाउंट मेंटेन करना है, किस टाइप से आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, मतलब सारी टेक्निकल चीजें हैं ना, वो ये डिपार्टमेंट देखेगा। डिपार्टमेंट कैसे देखता है, जैसे मान लो भारत का नियंत्रण माल्य का परीक्षक है, दिल्ली में है, हर स्टेट में एजी ऑफिस बने हुए हैं, फिर वो मतलब एक तरह से इनकी पूरी चैन होती है, वहां पर वो हेल्प लेने के लिए इस टाइप का सिस्टम कर सकता है और वो दे सकता है हेल्प वगैरह। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संप्रेक्षक को ऐसे और लेख प्रस्तुत करेगा जिसकी उनके द्वारा अपेक्षा की जाए। मान लो जो संप्रेक्षक आया चेक करने वाला, उसको सारे डेटा दोगे तभी तो वो चेक करेगा, तो वो देने की जिम्मेदारी किसकी, सीएमओ की है, भाई ये डाटा लाओ सारे, मैं चेक करता हूँ आपकी। तो ये काम कौन करेगा, सीएमओ करेगा। सीएमओ इसको देगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, भाई इन्होंने ये गलतियां की है। संप्रेक्षक या उनका अधीनस्थ अधिकारी जिसको वो असाइन करता है, भाई आप चेक कर लो। ठीक, लेखाओं की इस अधिनियम के उल्लंघन के प्रतिकूल किसी मत की रिपोर्ट वित्त समिति को कर सकेगा। ठीक, भाई इन्होंने ये गलतियां की, इसमें सुधार कर लो आप। वित्त समिति यथासंभव शीघ्र संप्रेषक की रिपोर्ट पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। हो सकता है भाई गलती किसने, सीएमओ ने की, अध्यक्ष ने की, किसने की, उसकी वो पूरी तहकीकात करेगी। और यदि आवश्यक हो तो किसी अवैध संदाय की रकम को ऐसे संदाय करने वाले, प्राधिकृत करने वाले किसी व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी कौन है, जिसने वो काम ओके करके दिया है, अध्यक्ष ने किया, मेंबर ने किया, या कोई दूसरी समिति, उस समिति ने कोई मामला गड़बड़ कर दिया, पर अधिभारित भी करेगी, वो उस पर ही लगाई, उसने गलती की, उसकी गलती से वो काम हुआ है। और किसी व्यक्ति की उपेक्षा, बैड कंडक्ट के कारण किसी रकम में उपगत किसी कमी या हानि की रकम, या ऐसी किसी भी रकम जो किसी व्यक्ति द्वारा लेखाओं में लाई जानी चाहिए थी, वो उसको नहीं लाया, भाई उसने वो डाटा छुपा लिया, यानी कि उसने भ्रष्टाचार कर दिया, किंतु नहीं लाई गई हो, उनके उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर भारित होगी, मतलब वो व्यक्ति ही उसका जिम्मेदार होगा, वो उसी से ही पैसा लिया जाएगा। और प्रत्येक ऐसे मामले में व्यक्ति की बकाया रकम की को प्रमाणित करेगी और वो उससे ही वसूला जाएगा एक तरह से। अब जैसे मान लो कई बार होता है कि उसको फंसा भी सकते हैं, तो इसके लिए वो अधिकारी या वो व्यक्ति या वो प्राधिकृत जो व्यक्ति है वो अपील भी कर सकता है ऊपर वाले अधिकारी को। परंतु प्रमाणित राशियों के संदाय में किसी आदेश से व्यतीत कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसका ऐसा अपील पर जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। 95 नंबर की धारा में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका के समक्ष संप्रेक्षित लेखाओं का रखा जाना। जो भी ऑडिट होगा, जो ऑडिट करेगा, रिपोर्ट चेक करेगा, उसके सामने क्या क्या चीजें आप रखोगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी संप्रेक्षित वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, संप्रेक्षक की रिपोर्ट तथा उनकी टिप्पणियां वित्त समिति के समक्ष रखेगा, और उनकी जांच करने के पश्चात उन्हें अपनी टिप्पणियां यदि कोई हो के साथ नगरपालिका के समक्ष रखेगा। सीएमओ दिया, सीएमओ से यहाँ आई, फिर उसका वित्त समिति के पास आई, वित्त समिति से वो नगरपालिका में चलेगी, नगरपालिका ने राज्य सरकार को रिपोर्ट कर दिया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी त्रुटि को जो संप्रेक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इंगित की गई हो दूर करेगा, और संप्रेक्षकों द्वारा इंगित आक्षेपों त्रुटियों का जवाब नगर पालिका समक्ष रखेगा। भाई इन्होंने ये गलतियां की है, ये गड़बड़ की है, मतलब जो भी है वो सारा सबको बताना पड़ेगा। और अगर कोई गलती कर दी और भूल भूलवंश होगी वो अलग मैटर है, अगर जानबूझ के किया तो उसको सजा होगी, या सजा मतलब उससे वो पैसा वसूला जाएगा। 96 में क्या लिखा है, संप्रेक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना। मुख्य नगरपालिका अधिकारी वित्तीय विवरण और तुलन पत्र और संप्रेक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो को नगरपालिका द्वारा अंगीकार करने के पश्चात उसे नगरपालिका द्वारा उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को भेजेगा। और यदि संप्रेक्षक और नगरपालिका राय में कोई अंतर हो, यदि नगरपालिका युक्त कालावधि के भीतर संप्रेक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियां या अनियमितताओं को दूर नहीं करती है, तो संप्रेक्षक उस मामले को राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी हो। कहने का मतलब है संप्रेक्षक ने नगरपालिका को बोला, भाई आपने वो जो मैंने गलतियां बताई वो आपने दूर कर दी क्या, वो बोलेगा नहीं की, तो फिर वो डायरेक्ट राज्य सरकार को बता देगा, भाई ये इन्होंने गलतियां कर दी, ये नहीं मान रहे अभी। और अगर नगर पालिका मान जाती कि हमारी भूलवंश गलती हो गई या इन्होंने ये गड़बड़ कर दी, हम मानते हैं ये चीज ये से, वो पूरा लिखित में चीज को देगा, तब उसको मान लिया जाएगा, बाद में वो रिपोर्ट राज्य सरकार को कर ही देंगे। लेकिन वो नहीं की तब वो फिर डायरेक्ट कर सकता है, फिर उसका डिसीजन जो राज्य सरकार फिर करेगी वो फिर मामला उसका अंतिम होगा, फाइनल होगा, वो फिर एक्शन लेगी।
97 में क्या लिखा है, संप्रेक्षा रिपोर्ट पर आदेश परिवर्तित करने की राज्य सरकार की शक्ति। यदि इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, जो उन्होंने बताए रूल रेगुलेशन प्रारूप जो भी चीजें बोली है, तो राज्य सरकार के लिए इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाना जो वो ठीक समझे, और ऐसे डायरेक्शन देना कि उनके समस्त खर्चे नगर पालिका निधि से अदा किए जाएंगे, वो विधिपूर्ण भी हो, इलीगल नहीं माने जाएंगे, लीगल माने जाएंगे, और उनसे पैसा उन्हीं उन्हीं से ही वसूला जाएगा अगर उन्होंने गलती की है तो। 98 में क्या लिखा है, विशेष संप्रेक्षा। विशेष ऐसा हो सकती है कि भाई मान लो किसी को लगे कि यहाँ मैटर बहुत भयंकर वाला गड़बड़ हुआ है, तो पर्टिकुलर एक चीज के लिए, पर्टिकुलर को मत के लिए, पर्टिकुलर अकाउंट के लिए ऑडिट हो सकती है, वो हो जाएगी विशेष ऑडिट। वार्षिक लेखाओं की संप्रेक्षा के अतिरिक्त, एक तो ये तो होती है ईयर वाइज जो होती है, राज्य सरकार या नगर पालिका यदि वो ठीक समझे गहन परीक्षा की अपेक्षा करने वाली विनिर्दिष्ट मद, पर्टिकुलर कोई चीज भी हो सकती है या बहुत सारी श्रृंखला भी हो सकती है, भाई इन इन चीजों में हमें गड़बड़ पाई गई है, से संबंधित विशेष संप्रेक्षा करने के लिए कोई संप्रेक्षक नियुक्त कर सकेगी। भाई आप, ये फलाना आदमी आया और ये इसकी रिपोर्ट चेक करेगा और ये इस मद की करेगा, या मदों की श्रृंखला कोई भी हो सकती है, 5 कामों की आप देख, यहाँ पर हमें गड़बड़ी लग रही है, तो फिर वो पांचों की ऑडिट रिपोर्ट मंगाएगा, मतलब वो अकाउंट मंगाएगा सारे, फिर उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, अगर वहां मिस्टेक निकली फिर वो उस हिसाब से राज्य सरकार या नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। से संबंधित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों से ऐसे विशेष संप्रेक्षण पर लागू होगी। आंतरिक संप्रेक्षण, आंतरिक मतलब जैसे नगर पालिका खुद भी अपने मैटर में या राज्य सरकार चाहे तो वही वो करवा सकती है, दैनिक जो लेखा जोखा होता है उनका। राज्य सरकार या नगर पालिका की दैनिक लेखाओं की आंतरिक संप्रेक्षा के लिए विहित रीति से उत्पन्न कर सकेगी। एक 98 का भी है, वो क्या है, बाद में जोड़ा गया था कि भारत के नियंत्रक के मालिका परीक्षक द्वारा संप्रेक्षा, मतलब केक भी कर सकता है। अब केक वाले में क्या लिखा है कि जो संविधान का आर्टिकल जो 13 है उसमें जहां पर भी राज्य वर्ड लिखा है, राज्य मतलब है ना सब कुछ है, जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी ऐसी, जहां पर 51% से शेयर ज्यादा है ना सरकार का, या कोई भी ऐसा एनजीओ जहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का पैसा लगा है, वहां की ऑडिट कैग कर सकता है डायरेक्ट। ये पावर है कैग को, 148, 149, 150, 151, जो संविधान का भाग 5 है, 5 का 5 कैग, 148 से 151 तक का जिक्र कर रखा है कैग का, उसके तहत उसको पावर है कि वो कैसे, उसमें भी है ना उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई एक अधिनियम के तहत, जो 1973 का नियम है, नगर पालिकाओं के लेखे नियंत्रक मालिका परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शक्ति, अधिनियम 1973 के उपबंधों के अनुसार भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक द्वारा संप्रेषित किए जाएंगे, कर सकता है वो, एक पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार भारत के कैग को नगर पालिका लेखाओं की संप्रेक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भी नियुक्त करेगी, जो पहले भी बात आ गई थी, वापस इन्होंने रिपीट कर दी। 3 नंबर में क्या बोला है, राज्य सरकार उपधारा 2 जो ऊपर बड़ी जस्ट में यथानिर्देश तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में भारत के कैग की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ साथ राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 के अधीन संप्रेक्षा रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक, ये बात नॉर्मल सी है। अब ये 40 नंबर का है ना, ये भी आप याद रखना, ये धारा डायरेक्ट पूछ सकता है कि वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, जितना भी कच्चा चिट्टा जो भी प्रशासन का काम किया ना, वो सारा काम सीएमओ का है, और वो काम करके राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा, हर साल रिपोर्ट करना होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, के पश्चात यथाशीघ्र, और 30 जून के पश्चात, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में, 2 अप्रैल को भी कर सकता है, 29 जून को भी कर सकता है, लेकिन 30 जून से लास्ट ना हो और 1 अप्रैल से पहले नहीं हो, 3 माह के भीतर भीतर, ये नहीं लिखा हुआ 3 महीने, लेकिन ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल और 30 जून, 30 जून के पश्चात तक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, पिछला वाला जितना भी साल हुआ, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के प्रशासन पर ऐसे प्रारूप में और ऐसी ब्यूरो से जिसका राज्य सरकार डायरेक्शन दे, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। 2 नंबर में क्या लिखा है, सीएमओ रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे नगर पालिका के समक्ष विचार के लिए रखेगा, और उस पर नगर पालिका के संकल्प के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा। कौन करेगा, सीएमओ। 3 नंबर में क्या लिखा है, रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जिसका नगर पालिका डायरेक्शन। ठीक, ये है वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ सकता है। आंतरिक संप्रेक्षा पता होना चाहिए, 99 में लिखा है, ये भी पता होना चाहिए, 99 कैम में है। 98 भी पूछ सकता है, बाकी बहुत कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन एक दिमाग में रहना चाहिए भाई कुछ ऐसा कुछ हुआ था चैप्टर 6 में, ऐसे काउंट होता है मेंटेन, कैसे उसकी ऑडिट होती है, कैसे वो वित्त समिति के पास जाता है। जब आप वित्त समिति पढ़ोगे, जो मैंने आपको भी बताई, जैसे ये देखो वित्त समिति पढ़ाई मैंने यहाँ पर आपको, अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 80 से लेकर 96 तक की धाराएं हैं,
इसमें सारी आ गई, अभी जो 90 से लेकर 96 तक पढ़ी वो सारी। और देखो 98, 98 से 100 लिख दी सारी, मतलब ये देखो आ गई पूरी, मतलब एक तरह से पूरा आ गया, 97 नंबर की धारा छोड़ दी। बाकी पूरा अध्याय 6 है वो वित्त समिति के अंडर में है। ठीक, अब देखो 97 में क्या लिखा होगा इन्होंने, ये वाला, संप्रेक्षण रिपोर्ट आदेश प्रवर्तित करने की राज्य सरकार, ये वाला छोड़ा है, बाकी सारे में वित्त समिति इंटरफेयर करेगी। समझ में आ गया? इस तरह से ये आपका अध्याय 6 कंप्लीट होता है। कल से अपन अध्याय 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके।